सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं, जो कि आपका यहाँ पर आप देखिए प्रश्न पत्र है। ये पूरा का पूरा इसको हम यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को, यहाँ पर सारे प्रश्नों को हम ध्यान से करेंगे। तो एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? कांट, प्लेटो, रूसो या फिर अरस्तु? तो आप सभी लोगों को पता है कि एमिल जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? रूसो ने लिखा है। ऑप्शन 3 जो है रूसो, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें से कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है? प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या मारिया मॉन्टेसरी? तो प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ये सब आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री ही हैं, लेकिन इसमें से पूछा है कौन नहीं है, तो मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। ये बहुत ही विवादित प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूबी का, प्लेटो का, कांट का या अरस्तु का? तो पहले मैं आपको प्लेटो के अकॉर्डिंग शिक्षा की परिभाषा बताती हूँ। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो इन्होंने कहा नहीं है। फिर अरस्तु पे आते हैं। तो अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। तो अरस्तु ने भी नहीं कहा है। फिर उसके बाद आते हैं हम कांट के अनुसार। तो कांट के अनुसार दोस्तों जो शिक्षा की परिभाषा वो है, शिक्षा व्यक्ति की उस संपूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता होती है। तो ये कांट ने भी नहीं कहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो जॉन ड्यूबी की परिभाषा उसको भी हम जान लेते हैं। तो जॉन ड्यूबी की जो परिभाषा है उसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति में उन सब क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं की पूर्ति करने के योग्य बनाए। ठीक है, तो जॉन ड्यूबी के अनुसार मनुष्य जीवन का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और व्यावसायिक विकास होता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो शिक्षा है उसका जो काम है वो विकास करना और अभिवृद्धि करना। अभिवृद्धि में जो मानसिक विकास है और शारीरिक विकास है, दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो शिक्षा की परिभाषा है वो किसी की भी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, लेकिन जो जॉन ड्यूबी की परिभाषा है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, इसके कुछ कुछ चीजें जॉन ड्यूबी की परिभाषा से मिल रही है। हालांकि बिल्कुल सेम टू सेम जॉन ड्यूबी की भी परिभाषा नहीं मैच कर रही है इससे, लेकिन अगर देखा जाए तो मनुष्य का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना अभिवृद्धि के अंतर्गत ही आता है, और मनुष्य का जो विकास करना है वो भी इसमें शब्द आ रहा है जॉन ड्यूबी की परिभाषा में। ठीक है, लेकिन पूर्णता ये भी बिल्कुल सेम नहीं मैच कर रहा, इसलिए यहाँ पर किसी को भी बिल्कुल राइट कहना दोस्तों यहाँ पर गलत ही होगा। तो इसको आपने क्या लगाया है आप कमेंट करिएगा। जब बिल्कुल एग्जैक्ट परिभाषा मुझे कहीं मिलेगी तो मैं उसको जरूर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी एग्जैक्ट परिभाषा बिल्कुल सेम इस तरीके की किसी की नहीं मिली है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में, मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में? तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो प्रव्रज्या संस्कार होता था ये बौद्ध कालीन शिक्षा में होता था। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है पढ़ाया जाता था। इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र? तो राइट आंसर है नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1937 में। ऑप्शन 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे मकतब और उच्च शिक्षा के केंद्र थे मदरसे। ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? फ्रॉबेल की, रूसो की, गिजुभाई बधेका की या जॉन ड्यूबी की? तो ये परिभाषा, ये जो विचारधारा थी ये थी गिजुभाई बधेका की। इन्होंने ही बाल देवो भव कहा है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये हम मनाते हैं हर साल 22 अप्रैल को। ऑप्शन 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए युग धर्म, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को या उपयुक्त में से कोई नहीं या दोनों को ही? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो युग धर्म है, ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। युग धर्म यानी कि अलग अलग जो युग हुए हैं इसमें हम अगर हम बात करें
युगों की, तो सबसे पहले देखिए कलयुग, पहले त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, फिर कलयुग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो भी युग हुआ है वो निश्चित एक समय के लिए हुआ है, उसका एक निश्चित काल था, बीतने के बाद फिर दूसरा युग आ गया है। तो त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो युग धर्म जो है ये परिवर्तित होता रहता है, तो ये परिवर्तनमान मूल्यों को हम युग धर्म कहते हैं। हर एक समय की, हर एक काल की, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे वो द्वापर युग रहा हो, सबकी अलग अलग मूल्य, अलग अलग मान्यताएं थी। लेकिन जो शाश्वत मूल्य होते हैं ये कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये हमेशा, देश काल परिस्थिति कुछ भी हो, शाश्वत मूल्य हमेशा सत्य ही रहते हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकते, जबकि ये हर देश काल परिस्थिति के अनुसार, यानी कि द्वापर युग, त्रेता युग, जिस तरीके के युग आते गए उसी प्रकार से कुछ न कुछ मूल्यों में चेंज होता गया, लेकिन शाश्वत मूल्य बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं। तो युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को। ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देख लिया आपने। दिवस अपने पुस्तक के लेखक हैं तो गिजू भाई बधेका है, आप सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो राजभाषा हमारी हिंदी भाषा है। ऑप्शन 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार माध्यम से शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या उपरोक्त सभी। ये सब मैंने क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया है। ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जॉन ड्यूवी ने कहा है, एडम्स ने कहा है, फ्रॉबेल ने कहा है, सुकरात ने कहा है। तो एडम्स रास ने कहा है, याद रखिएगा, क्योंकि जो जॉन ड्यूवी है इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा, द्विमुखी नहीं कहा है। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जनता के लिए लोकतंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था, ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन, सीले, बाय डबोर्ड या फिर महात्मा गांधी। राइट आंसर है अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी है लोकतंत्र की। अब आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 16 है। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या? उप मतलब नजदीक और नयन मतलब नेत्रों के, यानी कि जब हम बच्चों को गुरुकुल लेकर के जाते थे और उन्हें गुरु के समीप लेकर के जाते थे शिक्षा दीक्षा के लिए, तो यही है उपनयन संस्कार। ठीक है, तो उप यानी कि नजदीक, नयन यानी कि नेत्रों के, तो गुरु के नेत्रों के पास ले जाना शिष्यों को, यही था उपनयन संस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। जल संचयन की उपयोगिता बताइए। तो जल संचयन की उपयोगिता दोस्तों बहुत अधिक है। किस तरीके से? जहां पर जल नहीं होता है और जैसे जैसे बारिश के मौसम में जो पानी आ रहा है, अगर उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर और जो सीजन आते हैं जिसमें बारिश नहीं होती, जैसे कि ठंडक का सीजन हुआ या गर्मी हुई, तो उस समय पर हमने संचय करके जो जल रखा है उसका हम बाद में उपयोग कर सकते हैं। और आज के समय में ये बहुत जरूरी भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से भूगर्भ जल का प्रयोग हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जल संचयन की उपयोगिता अब हर राज्य में होने लगी है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं? तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए दोस्तों सबसे पहले तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो सभी बच्चों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए किया गया, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके माता पिता मजदूर हैं और वो भी उनके साथ मजदूरी करने चले जाते हैं। तो इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों जो स्कूल कॉलेज है वो बच्चों के घरों के बिल्कुल समीप बनाए जाए, छात्रावास की सुविधा दी जाए, उनको वहां पर रहने की सुविधा दी जाए, बच्चों को पुस्तकें, गणवेश, स्टेशनरी, ये सब चीजें फ्री में दी जाए। ठीक है, ये सारी चीजें अगर बच्चों को मिलेंगी और उनके शैक्षिक विकास पर सही से ध्यान दिया जाएगा और उनको छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी, ये सारी चीजें अगर दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं समानता अपने आप आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या है? तो बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण में सबसे पहला यही है कि गरीबी के कारण ही मैक्सिमम बच्चे बाल श्रमिक बनते हैं, क्योंकि माता पिता मजदूरी कर रहे हैं तो बच्चे भी उनके साथ चले जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों गरीबी के अलावा सामाजिक मापदंड, किशोरों के लिए अच्छे कार्य अवसरों की कमी, ठीक है, प्रवास और इमरजेंसी अगर कहीं लग जाती है, या कहीं और से रिफ्यूजी जो आते हैं, कहीं किसी देश से आकर के किसी देश में उन्होंने शरण लिया है, तो ऐसे रिफ्यूजीज के बच्चे भी उनके साथ वही काम करने लगते हैं जो उनके माता पिता करते हैं, वो बच्चे भी मजदूर बन जाते हैं। तो ये सारे प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट करिए। तो आप सभी लोगों को पता है कि फ्रॉबेल ने ही क्या कहा है, जो शिक्षक को माली कहा है और बच्चों को क्या कहा है, फूल, और विद्यालय को क्या कहा है, बगीचा कहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से उन्होंने विद्यालय की तुलना बगीचे से की है और शिक्षक की तुलना माली से की है। जिस प्रकार से माली पेड़ पौधों का बगीचे का ख्याल रखता है, उसी प्रकार से शिक्षक भी सभी बच्चों का ख्याल रखे, इस तरीके से इन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में बताया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो इन्होंने एकेडमिक संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रयोजनवाद के किन्हीं 2 गुण एवं दोषों का उल्लेख करिए। दोस्तों, जो प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवादी शिक्षा का एक मुख्य जो उद्देश्य है वो है बच्चों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। और ये बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से इसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों का जो व्यवहारिक जीवन होगा, वो व्यवहार में चीजों को जो वो सीख रहे हैं स्कूल में वो शामिल कर लेंगे अपने व्यवहार में, अपने डेली लाइफ में, तो वो अच्छे से शिक्षा को सीख पाएंगे। जो शिक्षा वो सीखने के लिए वो विद्यालय आ रहे हैं। और प्रयोजनवादी शिक्षा में ही जो स्कूल है उसको एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। और इस प्रकार से जो स्कूल है वो समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है, ये भी कहा गया। दोस्तों, अगर हम दोषों की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित एवं निश्चित उद्देश्य नहीं है, यह भी एक आलोचना का विषय है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व प्रचलित आदर्शों एवं मान्यताओं का विरोध किया है और यह दृष्टिकोण भी अनुचित है। उन्होंने आदर्शवाद को बिल्कुल नकार दिया है, तो ये गलत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 मुख्य भूमिकाएं बताइए। तो पर्यावरण संरक्षण में हम बच्चों को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या जो जिस दिन छुट्टी के दिन हो या ऐसे दिन के कुछ दिनों में हम कुछ ना कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम के माध्यम से या कोई ना कोई प्रतियोगिता करा करके हम बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 25 है। राज्य से क्या अभिप्राय है? तो राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन होती है। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। इसके अलावा पूरे देश में भी एक अलग सरकार होती है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 में मल्टीमीडिया क्या है? दोस्तों, जो मल्टीमीडिया, अगर हम मल्टी की बात करें तो इसका अर्थ होता है बहु, और मीडिया की बात करें तो इसका मतलब होता है माध्यम। यानी कि मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को हम विविध प्रकार के माध्यमों से, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है। जैसे कि टेलीविजन से आप देख रहे हो या फिर आप कंप्यूटर से कोई चीज देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 27 है। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? तो दोस्तों, ये बहुत पहले ही प्लेटो ने बता दिया था कि स्त्री और पुरुष दोनों की ही शिक्षा क्या है, बहुत अनिवार्य है। स्त्री या पुरुष कोई भी हो, दोनों ही बराबर है, इसलिए स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर ही पढ़ने लिखने का समान अवसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। भूमंडलीकरण को परिभाषित करिए। तो दोस्तों, भूमंडलीकरण एक तरीके से एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों और संस्थाओं के बीच में हम आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है वो हम दूसरे देशों को देते हैं और जो उनके पास है वो हमें देते हैं। इस तरीके से एक संबंध बनता है हमारा भूमंडलीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का मतलब यही है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, समान रूप से दोनों बच्चों का पोषण हो, समान रूप से दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाए और लड़की लड़के में कोई भेद ना किया जाए। यही है लैंगिक समानता। यानी कि दोनों को बराबर रूप से देखा जाए, बराबर रूप से ही पढ़ने के, खेलने के, हर चीज के अवसर बराबर रूप से दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 30 है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने जन साधारण की शिक्षा के बारे में बात किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे और उनका चरित्र का निर्माण करे और उनके अंदर सेवा की भावना को विकसित करे। ठीक है। तो हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने और सभी की शिक्षा की बात इन्होंने की है। तो इस तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को बताइए। तो उम्मीद करती हूँ शिक्षा की पूरी परिभाषा आपने लिखी होगी और स्पष्ट रूप से इसके महत्व को आपको अच्छे से पता है कि शिक्षा का क्या महत्व है। आप खुद शिक्षक बनने जा रहे हो। फिर है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम या शिक्षा क्या है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम इसमें आपको लिखना था और बताना था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य है, वो किसी भी जाति धर्म से आता हो और ये हर एक राज्य को इसको देना ही है सभी बच्चों को। तो बस यही आपको लिखना था इसमें।
फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो आप सभी को पता है शिक्षा के उद्देश्य जितने भी लोगों ने लिखे हैं सभी ने ये चीज लिखा है कि बच्चों का शारीरिक मानसिक संपूर्ण विकास करना, उन्हें समाज में एक उच्च दर्जा प्राप्त करने के काबिल बनाना। फिर है बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा बताई है उसमें उन्होंने हस्तकला की शिक्षा देने की बात की गई है, जिसमें बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोजगार की चीजें भी सीखे जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। फिर सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट करिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका ही अहम है, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य बनाते हैं और कल का भविष्य इन्हीं के हाथ में होता है। तो समाज के परिवर्तन में शिक्षकों की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए एक शिक्षक का चरित्रवान होना, एक शिक्षक का अपने चरित्र को अच्छा बनाना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो औपचारिक और अनौपचारिक आपको पता ही, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो हमें कहीं से भी मिल जाती है, हमारे मित्रों से, हमारे माता पिता से, हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे, या खेल के मैदान से, कहीं से भी शिक्षा मिल जाती है। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके लिए हमें विद्यालय में ही आना पड़ता है। तो बस यही चीजें आपको इसमें लिखनी थी। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के सुझाव आप सभी को अच्छे से पता है कि क्या क्या आप इसमें लिख सकते हो, किस तरीके से जो गाड़ियां हैं अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करते हैं या फिर इको फ्रेंडली, तो इससे जो पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा। और हम जो कचरे हैं उनको हम ले जा करके नदियों में ना फेंकें या तालाबों में ना फेंकें, ये सब चीजें हम इसमें लिख सकते थे। समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। तो आपको पता है समाज संबंधों का ही जाल है और समाज में विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं। ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी थी। फिर मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना करिए। तो ये भी बहुत ही आसान था दोस्तों। मानवीय मूल्य आपको पता ही है कि सत्य, अहिंसा, असहयोग, ये सारी चीजें हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तभी समाज चल पाएगा। हर एक व्यक्ति का चरित्रवान होना जरूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत सारी चीजें हुई थी, जिसमें से आपके डाइट की स्थापना आप लोगों को पता ही है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है। और उसके बाद आप आज देखते हो 10+2 के बाद ग्रेजुएशन 3 या 4 वर्षों का, वो भी इन्हीं की ही देन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजें लाई गई थी और ये नीति लगभग 2020 तक चलती आई और 2020 में नई शिक्षा नीति आई, आप लोगों को पता ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने और सब्जेक्ट को अभी तक नहीं पढ़ा हमारे चैनल से, तो सारे विषयों की मास्टर क्लासेस हमने बनाई है। क्लासेज, राजन सीरीज, पवन सीरीज के प्रश्नों को भी हमने सॉल्व करवाया, तो सबको देखिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है, कोई क्लास नहीं मिल रही है, कोई सीरीज नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट करिए, हम आपको तुरंत वहां पर आपको हम वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि वो भी अपने आंसर्स को मिला पाए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।